Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and yes समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल आज तक समझ ही नहीं आई है। बिकॉज इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों ने कर रखा है, दैट्स वाई उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। तो आज मैं आपको सिंपल टर्म्स में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी बट आप इसके लगातार आप देखते रहोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पीसीओडी की दिक्कत है या फिर एमेनोरियाज जो हो जाते हैं, ठीक है, डिस्मेनोरियाज की जो कंडीशन आती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉलेज जो है वो होना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि साइकिल के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ओवेरियन साइकिल, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है एंडोमेट्रियल साइकिल। ठीक है, एक जो पार्ट है वो हम देखेंगे पूरा ओवेरियन का, दूसरा हम पार्ट देखेंगे एंडोमेट्रियल साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपसे ओवेरियन साइकिल को डिस्कस करूँगी, एंडोमेट्रियल साइकिल को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ओवेरियन साइकिल में, आता क्या है? ओवेरियन साइकिल में जो भी डेवलपमेंट है और मैचुरेशन है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है फॉलिकल का, और फिर ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो भी, ठीक है, और उसका डीजनरेशन। ठीक है, तो आपको ओवेरियन साइकिल में डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल, ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम बनना और उसका डीजनरेशन, ये सब कुछ जो है ओवेरियन साइकिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, ये ओवेरियन साइकिल में आता है। इस पूरी साइकिल को चलने में अप्रॉक्स जो है 4 वीक्स का टाइम लगता है। ठीक है, इस साइकिल को चलने में 4 वीक्स का टाइम लगता है। अब मैं आपको सबसे पहले जो बात बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुनना, ठीक है, उसके बाद हम इंडिविजुअली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ और इस लैंग्वेज में, इस टर्म में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, कि गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं पिट्यूटरी से रिलीज़ हो जाएं। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं वो कहाँ काम करते हैं, पिट्यूटरी पे ये गोनाडोट्रोपिन्स काम करते हैं। ठीक है, अब पिट्यूटरी क्या करती है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ करती है। जो गोनाडोट्रोपिन क्या है, एफएसएच है और एलएच है। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन्स पिट्यूटरी रिलीज़ करती है। अब क्या होता है कि जो एफएसएच है वो क्या करता है, वो किस पे एक्ट करता है वो बताने वाली हूँ, और एलएच किस पे एक्ट करता है। तो काम क्या है कि आपका ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, सपोज दिस इज अ ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, अब क्या है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके ऊपर एलएच रिसेप्टर्स भी हैं। ठीक है, ये एलएच रिसेप्टर्स ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर हैं जिसके ऊपर एलएच आके एक्ट करेगा। ठीक है, और एफएसएच क्या करता है, एफएसएच जो अंदर थीका सेल्स हैं, ठीक है, जो अंदर थीका सेल्स हैं उन पे एक्ट करके और एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इनकी थीका सेल्स पे एक्ट करके एंड्रोजन प्रोड्यूस करवा रहा है और ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, जो एलएच है वो, जो एलएच रिसेप्टर्स हैं ऊपर, इन पे एक्ट करके और प्रोजेस्टेरोन को बनवा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, हॉर्मोन्स कैसे बन रहे हैं बॉडी के अंदर, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से बन गया ईस्ट्रोजन और यहाँ से बन गया प्रोजेस्टेरोन।
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है, मैं इंडिविजुअली भी बताऊंगी अभी आपको आगे जाके, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और प्लस ओवम रिलीज हो जाता है। अब क्या है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसके जो दो तरीके के इसके अंदर सेल्स हैं, ठीक है। एक तो सेल है जिसका नाम है ग्रैन्युलोसा सेल और ल्यूटियन सेल, ठीक है। और जो दूसरा सेल है उसका नाम है थीका इंटरना और थीका ल्यूटिन सेल, ठीक है। ये इनके नाम है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके अंदर ये दो तरीके की सेल होते हैं, एक तो ग्रैनुलोसा सेल और ल्यूटिन सेल, या थीका इंटरना और थीका ल्यूटिन सेल। अब क्या है, इनके ऊपर LH एक्ट करता है, ठीक है। और LH एक्ट करके क्या करता है, LH जो है वो अगर इस पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रैनुलोसा सेल और ल्यूटिन सेल पे अगर एक्ट कर रहा है तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनवा रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है। और यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो ईस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, द मेन कंडीशंस आर हियर, इफ प्रेगनेंसी अकर्स, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक्टिव रहता है, रिमेन्स एक्टिव फॉर 3 months, 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव रहता है, ठीक है। कब तक, जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है, प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो गई ये तब की बात है, ठीक है। लेकिन अगर मानो प्रेगनेंसी ही नहीं हुई तो क्या होगा, अगर मानो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इसका मतलब तो यही है ना कि ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज हो जाता तो प्रेगनेंसी हो जाती, तो ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मानो प्रेगनेंसी हो गई, यानी कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड हो गया, तो क्या होगा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडिटिस, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने आपको यहाँ बता दी है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक तरीके की मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार मैं और बता देती हूँ जिन भी लोगों को समझ नहीं आया यहाँ से। हाइपोथैलेमस जो है उसने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पिट्यूटरी पे एक्ट करके FSH और LH जो गोनाडोट्रोपिन उनको रिलीज़ करवाया। अब FSH और LH ने जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके 2 सेल्स पे एक्ट किया, एक तो थीका सेल और एक ल्यूटिन LH रिसेप्टर सेल्स है, ठीक है। तो थीका सेल्स पे अगर FSH ने एक्ट किया तो क्या बन गया, एंड्रोजन जो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। और LH ने LH रिसेप्टर्स पे एक्ट किया, जो रिसेप्टर्स हैं LH के लिए, तो प्रोजेस्टेरॉन बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफिन फॉलिकल जो है वो टूट गया और कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया और ओवम रिलीज आउट हो गया। अब क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपने आप जो कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस और कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई
तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब मैं आपको इंडिविजुअल जो फेसेस हैं इसकी वो बताती हूँ, इंडिविजुअल फेस में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली फेस आप देखोगे फॉलिक्यूलर फेस। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज जो है वो 5th to 14th डे चलती है। ठीक है, 2 ओवरी होती है। ठीक है, हर ओवरी में जो है देयर आर 2 ओवरीज, ईच ओवरी कंटेन 4 lakh प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, ईच ओवरी कंटेन 4 lakh प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इनके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है, अब ये जो है ये फिर प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप देखो कि प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड है। ठीक है, दीज आर सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स। अभी जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, फिर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर ये कन्वर्ट हो गया टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो है वो प्राइमरी oocyte है जो यहाँ पे था, यहाँ तक आपके जो आप देख रहे हो टर्शरी, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक प्राइमरी oocyte है। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें चल रहा था वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ख़त्म हो जाएगा। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था वो कंप्लीट हो गया और ये प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte और 2 पोलर बॉडीज बन गई। ठीक है, अब क्या है कि ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि दीज आर सराउंडेड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स। यहाँ पे बताया मैंने आपको कि ये जो है ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड है। प्राइमरी oocyte ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड था, सेकेंडरी oocyte भी ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड है। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स दैट surrounds secondary oocyte or oocyte are called as corona radiata, और जो इसको सराउंड नहीं कर रहे, जो आउटर जोन के हैं, थोड़ा दूर हैं, ठीक है, उसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये 2 बात इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। जोना पेलुसिडा क्या है, द oocyte इज सराउंडेड बाय आउटर एनवलप। ठीक है, ये तो डायरेक्टली इसको सराउंड कर रहे हैं, कोरोना रेडिएटा हो गए, और इट इज सराउंडेड बाय द आउटर एनवलप दैट इज जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये तो हो गई है, ये जो साइकिल मैंने आपको बताई है ये हो गई है फॉलिकुलर फेस। ठीक है, ये फॉलिकुलर फेस है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा मैं बता देती हूँ। फॉलिकुलर फेस में ये है कि हर ओवरी में 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं। 2 ओवरीज होती है, जो हर ओवरी है उसमें 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं। इनके अंदर प्राइमरी oocyte है जो ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड है। फिर वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए, वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल जब बना तो तब तक प्राइमरी oocyte था, और फिर उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया और उससे क्या बना, सेकेंडरी oocyte बन गया और 2 पोलर बॉडी बन गई।
अब सेकेंडरी ओसाइट है, उनको जो ग्रैनुलोसा सेल सराउंड कर रहे हैं उनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, आउटर एनवलप जो है वो ज़ोना पेलिसुडा है। तो ये तो पूरी बात मैंने आपको बता दी है फॉलिकुलर फेज की। अब हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की, जो चलती है 15th to 28 डे। ठीक है, यानी कि जो अब ग्राफिन फॉलिकल बन गया, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें आप देखोगे कि वो रप्चर हो गया। ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो रहा है। ठीक है, और उसके रप्चर होने से ओवम रिलीज हो रहा है। दो चीज़ें हो रही है, एक तो ओवम रिलीज हो रहा है जैसे मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, और एक जो है वो ग्राफियन फॉलिकल टूट रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, उससे कॉर्पस ल्यूटियम और ओवम बन रहा है। लेकिन द ग्राफियन फॉलिकल इज फिल्ड विद ब्लड। टूटा जब तो एक तो ओवम रिलीज हुआ और एक जो है वो फिल्ड विद ब्लड, उस समय के लिए वो ब्लड से भर गया। ठीक है, तो इसे हमने कहा कॉर्पस हेमरेजिकम। ठीक है, अब इसका बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने आपको मिक्स दोनों की साइकिल को मिक्स करके ऊपर बता दिया, मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम में वही है, अब दो तरीके के सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है, और ल्यूटिन सेल और थीका इंटरना और थीका ल्यूटिन सेल, जो ऊपर बताया वही। अब इन पे क्या है, एलएच ने एक्ट किया, वही पहले वाली बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है। इन पे एलएच ने एक्ट किया, यहाँ बन गया प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ बन गया ईस्ट्रोजन। नाउ द सेम थिंग कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर नहीं होती तो ये मेंस्ट्रुअलिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये एक्टिव रहता है 3 मंथ तक, जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो ये सारी बातें अपन ने कर ली है। जो ओवेरियन साइकिल है उसकी पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ओवेरियन साइकिल को। उसमें जो 2 तरीके की फेस हैं, ल्यूटियल फेस को भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, और जो फॉलिक्यूलर फेस है, ठीक है, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। और इंडिविजुअल बताने के साथ साथ मैंने आपको कंबाइंड भी बता दिए कि भाई कंबाइंड में क्या हो रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये पूरा का पूरा ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब अपन चलते हैं जो दूसरी साइकिल है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बात बताई है कि 2 साइकिल से कंप्राइज अप होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होती है ओवेरियन साइकिल, जो पूरी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंडोमेट्रियल साइकिल पे कि भाई एंडोमेट्रियल साइकिल में क्या होता है। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैं आपको नीचे ही बताऊँगी। ठीक है, सो एंडोमेट्रियल साइकिल में क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, सो चलिए, वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज एंडोमेट्रियल साइकिल। सबसे पहले एंडोमेट्रियम होती क्या है? एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग एपिथेलियम of uterine cavity. It is a lining epithelium of uterine cavity above internal os. All right, this is a definition of the endometrium कि endometrium ये होती है। ठीक है, अब जो endometrium है वो उसमें 4 चीज़ें होती है। ठीक है, it comprises of the
4 थिंग्स। सो क्या होती हैं? सबसे पहले सरफेस एपिथेलियम, ठीक है, दूसरा ग्लैंड्स, तीसरा स्ट्रोमा और चौथा ब्लड वेसल। ये एंडोमेट्रियम में होती है। और एंडोमेट्रियम के जो डिविजन्स हैं वो 2 डिविजन्स हैं। इसके जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑफ एंडोमेट्रियम, वो होते हैं 2, ठीक है। एक तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी होती है बेसल जोन, ठीक है। एक होती है बेसल जोन जिसको हम स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं, ठीक है। और एक होती है सुपरफिशियल जोन, सुपरफिशियल जोन जो फंक्शनल होती है, ठीक है, ये काम करती है। सुपरफिशियल जोन फंक्शनल, और वी कैन से सुपरफिशियल फंक्शनल जोन, ठीक है। ये हो गई जोन। अब बेसल जोन में क्या होता है? बेसल जोन कंप्राइजेज ऑफ द 1/3 ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ एंडोमेट्रियम। सो इट कंप्राइजेज ऑफ 1/3 ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ एंडोमेट्रियम। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हार्मोन्स से। इट इज अनइन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो हमने ऊपर बात की ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई साइक्लिकल चेंज नहीं होते, ठीक है। और सारे कंपोनेंट का रीजनरेशन इससे होता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली बेसल जोन की। अब हम बात कर लेते हैं जो सुपरफिशियल जोन है उसमें क्या होता है। सुपरफिशियल जोन में 4 फेस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 फेस कौन से हैं? रीजनरेशन, रीजनरेशन फेस, दूसरी प्रोलिफरेटिव फेस, तीसरी सिक्रीटरी फेस और चौथी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फेस ऑफ रीजनरेशन, फेस ऑफ प्रोलिफरेशन, सिक्रीटरी फेस एंड द लास्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेस, ठीक है। ये 4 जो चीज़ें हैं वो फंक्शनल जोन में आ जाती हैं, ये फेस चलती है। अगर मैं बात करूँ रीजनरेशन फेस की, एक एक इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आप बोलोगे कि इनको तो डिस्कस ही नहीं किया। तो रीजनरेशन फेज जो है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन बंद हुआ उससे पहले, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स इवन बिफोर menstruation ceases, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन बंद हुआ उससे पहले ये चालू हो गई। कंप्लीट 2-3 days आफ्टर एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि चालू है जब हो गई, जब वो बंद नहीं हुआ था मेंस्ट्रुएशन, और ख़त्म ये तब हो गई जब वो बंद हो चुका उसके 2-3 दिन बाद, ठीक है। तो ये रीजनरेशन फेस हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोलिफरेशन में। क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन फेज जो है वो 5th-6th डे चालू हो जाती है ना, और 14th डे तक रहती है। इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगी, क्योंकि आप देखोगे कि 5th-6th डे चालू हो रही है और 14th डे तक ये रह रही है, तो इस टाइम तक जो है आपका फॉलिकुलर फेज चलता है। यानी कि जब फॉलिकुलर फेज चल रहा है
उस टाइम पर जो फॉलिकुलर फेस के टाइम पर जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहे हैं वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवा रहे हैं। यानी कि इस टाइम तक आप ओवेरियन साइकिल में देखो तो फॉलिकुलर फेस चल रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। जो भी लोग नोट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो ट्यूबुलर हो जाती हैं, एपिथेलियम जो है वो कॉलमनार हो जाती है, और जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो स्पिंडल हो जाते हैं, स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिक्रीटरी फेज में। क्या हो रहा है? सिक्रीटरी फेज जो है वो चालू हुई 15th डे पर, क्योंकि आप देखोगे कि ये 14th डे तक थी, ठीक है। ये हुई 15th डे पर और ये बंद हो गई 5th 6th डे प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। 15th डे पे चालू हुई और 5th 6th डे पे ये पहले ही मेंस्ट्रुएशन के बंद होने से 5th डे पहले ही ये ख़त्म हो गई। अब जैसा कि यहाँ पे जो एपिथेलियम में कॉलमनार हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो हो जाती है कॉलमनार सीलिएटेड, ठीक है, कॉलमनार सीलिएटेड। और जो ग्लैंड है ये यहाँ पर ट्यूबुलर थी प्रोलिफरेशन फेज में, वो यहाँ पर हो जाती है कॉर्कस्क्रू शेप्ड, कॉर्क स्क्रू शेप्ड, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो हो जाती है स्पाइरल्ड। सो देयर इज मार्क्ड स्पाइरलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और सिक्रेटरी फेस में क्या होता है कि देयर आर अपीयरेंस ऑफ वैक्यूल्स ड्यू टू secretion of glycogen between nuclei and basement membrane, ठीक है। वैक्यूल्स अपीयर हो जाते हैं ग्लाइकोजन सिक्रीट होने की वजह से, जिसे हम कहते हैं सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड कि भाई कौन सी फेज में सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन हो रहा है। सो इट इज इन द सीक्रेटरी फेज। लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डीजनरेशन लास्टिंग, और वी कैन से डीजनरेशन चालू हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है वो कास्ट ऑफ हो जाती है, यानी कि वो बह जाती है। और वी कैन से इसमें क्या होता है, या तो डीजनरेशन होगा या फिर एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन होगा फॉर प्रेगनेंसी, जो कि आपको ल्यूटियल फेज में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज में। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी की पूरी। मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक ओवेरियन साइकिल चलती है और एक एंडोमेट्रियल साइकिल चलती है, दोनों को कोरिलेट करके बता दिया है, ठीक है। सो आई होप बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये साइकिल नहीं समझी तो आप PCOD या फिर रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो जो भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो नहीं देने वाले उनके लिए फ़र्दर क्लिनिकल व्यू और फर्दर क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फर्दर वीडियोज़ में मैं आपसे PCOD को और रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने वाली हूँ। That's all for the today's video. If you like it and subscribe to our channel. Thanks for watching. No Homeopathy.